हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम 2-3 वीडियो में लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने जान लिया है कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार है, भाषा के कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भाषा को सीखने के कौन कौन से साधन हैं, उनके बारे में हमने डिटेल्ड में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और हमारे पास अब 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है और भी हम कोशिश करेंगे चीज़ों को और भी गहराई से समझे। ठीक है, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने का बहुत ही बेनिफिशियल हुआ है, हमारे लिए बेनिफिट हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमें 1 महीना और फिर से एक्स्ट्रा मिल गया ताकि हम अपनी तैयारी को और बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ और अच्छा हमें टाइम मिल सके। ठीक है, तो हमने लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ी है चीज़ें। आप वहाँ जाके हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें, साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा और थॉट से ही जुड़ा हुआ है ये। फिर हम अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और चिंतन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से चिंतन होते हैं, अभिसारी, अपसारी, यथार्थवादी, ठीक है, सबली चिंतन, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर भाषा, नोम चोम्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, भाषा अर्जन का जो सिद्धांत दिया था उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम हमारे पास 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि और भी डिटेल में चीज़ें हम रिवाइज करें। ठीक है, और भी डिटेल में हम पढ़ें उन चीज़ों को, ताकि हमारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो और भी बेहतर हो और हम आसानी से सीटेट को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो आप चैनल पर जाकर विलेज वाली टीचर वहां जाकर सर्च करके देख सकते हैं, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभाषिकता क्या होती है। ठीक है, यानी पॉलीग्लोटिज्म क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक से अधिक भाषाओं को बोलना ही पॉलीग्लोटिज्म कहलाता है, बहुभाषी कहलाता है। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी अलग अलग रूप, रंग, अलग प्रकार का पहनावा, रीति रिवाज, हर तरह की डाइवर्सिटी है। यहाँ लैंग्वेज भी बहुत प्रकार की बोली जाती है। और भारतीय संविधान में जैसा कि हमें पता है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, याद रख लेना, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। और जो 23वीं भाषा है, जो राजस्थानी भाषा है, उसे भी 23वीं भाषा बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी 23वीं भाषा को मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, क्या पता आजकल जीके से संबंधित ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो चीज़ें भी पूछ ली जाती है। अभी बात चल रही है कि राजस्थानी भाषा को भी 23वीं भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस पर बात चल रही है, अभी मिली नहीं है। जैसे ही मिलेगी, ठीक है, बिल पास हो जाएगा लोकसभा में, पार्लियामेंट में, तो फिर हमारे पास 23 भाषाएं हो जाएगी। ठीक है, ये ऑथेंटिक डाटा हो जाएगा हमारे पास। और वैसे अगर नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारी मदर टंग बोली जाती है। ठीक है, ये तो सिर्फ 22 भाषाओं की बात थी। और हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लिश को भारतीय संविधान में हमारे भारतीय भाषाओं में दर्जा प्राप्त नहीं है, मान्यता नहीं मिली है। कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना हमारी भारतीय 22 भाषाओं में इंग्लिश को मान्यता प्राप्त नहीं है, 22 भाषाओं में नहीं है। इंग्लिश को हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, शुरुआत में जब अंग्रेज़ गए थे, वहाँ के जो हमारे जो इंडियन भारतीय थे वो इंग्लिश सीख चुके थे, इसलिए वो 10 साल के ही लिए लागू किया गया कि एक बार 10 साल के लिए इंडिया में इंग्लिश को रखेंगे और फिर बाद में हटा देंगे। लेकिन ये धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज आज हम पे इतनी हावी हो गई कि आज हमारी नहीं, हर बच्चे की मजबूरी है, हर बच्चे पर प्रेशर डाला जाता है कि आप इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, और आज के सिनेरियो में देखें तो आज के बच्चे की ये कंडीशन है कि ना तो वो पूर्ण रूप से हरियाणवी या कोई भी है अपनी लैंग्वेज नहीं बोल पाता, ना हिंदी अच्छे से बोल पाता है, ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है। वो पूरा गोल गोल घुमा हुआ है। जैसे एक इमेज से समझेंगे, ये बच्चा है टोटली पूरी तरह से कंफ्यूज है। ठीक है, कि अपने भावों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करे तो कैसे करे। मदर टंग में बोलूं, अगर मदर टंग में बच्चा बोल रहा है तो वहाँ हिंदी के वर्ड मिक्सिंग है, हिंदी बोल रहा है तो इंग्लिश के वर्ड मिक्सिंग है। तो आज के समय के बात करें हम, रियलिटी है ये। ठीक है, क्योंकि बच्चा वो
प्रॉपर अगर हम बात करें घर पे बोल रहा है तो हरियाणवी बोल रहा है, उसमें हिंदी के वर्ड मिलाए हुए बच्चे ने। अगर स्कूल में हिंदी बोल रहा है तो वहाँ हरियाणवी के वर्ड मिलाए हुए हैं। हरियाणवी ही नहीं, जो बच्चे की जो मदर टंग है वो कुछ भी हो सकती है। अगर बच्चा मलयालम बोलता है घर पे, गुजराती बोलता है, कोंकणी बोलता है, तमिल बोलता है, तो वो भाषाओं के बच्चे मिले हुए हैं, ठीक है। वहाँ जो साउथ साइड है वहाँ बच्चे हिंदी कम सीखते हैं, वो नेटिव लैंग्वेज के बाद सीधा इंग्लिश पर आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी पर इतनी अटेंशन नहीं देते, लेकिन जो उत्तरी भारत वाले राज्य है, जो उत्तर भारत में है, वहाँ हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी जाती है, ताकि हमें इंग्लिश के साथ साथ हमारी हिंदी भी आए, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं हम हिंदी, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो उत्तर भारत की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो मदर टंग से मिलती जुलती है हमारी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो आज के समय में, आज के कंसेप्ट की हम बात करें, सबसे बड़ी बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम है कि बच्चा ना तो अच्छे से अपनी मदर टंग बोल पाता, ना अच्छे से हिंदी बोल पाता, ना अच्छे से इंग्लिश बोल पाता। जब छोटा बच्चा है उसकी बात करें, क्योंकि हिंदी बोल रहा है, उसको उसमें इंग्लिश के वर्ड शामिल होते हैं, इंग्लिश में हिंदी के वर्ड शामिल होते हैं। बच्चा ही नहीं, हमारा भी, अगर मैं खुद भी नहीं, अगर हिंदी के मेरे को बोल दिया जाए कि आप 4 वाक्य बोले, पूरी तरह हिंदी में बोले, तो 4 वाक्य हम भी नहीं बोल पाते, उनमें भी कहीं ना कहीं 2 से 4 शब्द है वो इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। तो हम बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारा भी जो चिंतन है वो भी बहुभाषी हो चुका है, पॉलीग्लोटिज्म हो चुका है, और हम एक भाषा में अनेक भाषा के शब्द है उनको इंक्लूड करके फिर बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंक्लूड करके फिर बोलते हैं, तो ये आधे इंग्लिश के शब्द है और आधे हिंदी के शब्द है। हमारे साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। प्रॉपर हम एक लैंग्वेज पर अटेंशन नहीं दे रहे, जो आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है और चैलेंज भी है हमारे लिए, ठीक है। प्रॉपर हम हिंदी नहीं बोल पाते, प्रॉपर मदर टंग नहीं बोल पाते, और प्रॉपर एक इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे, ठीक है। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज है, जो छोटा बच्चा है वो चाहता है कि वो उसकी जो मन की भावनाएं हैं और जो मन के जो विचार है बच्चे को किस भाषा में दूसरों के सामने पेश करे ताकि सामने वाला समझे, ठीक है। और कई बार अगर बच्चा हरियाणवी के साथ हिंदी बोल रहा है तो हम भी हंस देते हैं, तो फिर अगर हंस दिए उसके ऊपर कि देखो क्या बोल रहा है, 2 भाषाओं को एक साथ इकट्ठा बोल रहा है, तो बच्चे पर हंसने की बजाय हम बच्चे को समझाए कि आप घर पर है तो आप हरियाणवी बोले, स्कूल में है तो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, ऐसे भाषा समझाए। हम बच्चों को वहाँ टोके नहीं, बच्चे पर हंसे नहीं, बच्चे को समझाएं, ताकि बच्चा जो पूर्णतः भाषा पर प्रोफिशिएंसी हासिल कर सके, ठीक है। तो वो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे को हीन भावना का शिकार करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैंने भी 2-3 स्कूलों में देखा है, मैं आज भी टीचिंग करती हूँ, वहाँ भी सभी बच्चों का ये हाल है कि बच्चे ना तो अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं, ना अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, और ना उनकी वो अच्छे से वो मदर टंग बोल पा रहे हैं। तो ये बहुभाषिकता नहीं होती, कहीं भी ये बहुभाषिकता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा ना तो अच्छे से हिंदी बोल पा रहा, ना अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा, ना अच्छे से जो उसकी खुद की समुदाय की समाज की भाषा है वो बोल पा रहा, ठीक है। तो फिर हम ऐसे बच्चों को हम बहुभाषी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा कंफ्यूज है कि वो अपने जो विचारों को किस भाषा में व्यक्त करे ताकि सामने वाला समझे, ठीक है। वर्डों की मिक्सिंग होगी, हम भी करते हैं, एक भाषा के साथ अन्य भाषाओं के वर्डों को मिला देते हैं, ठीक है। तो बच्चा भी वहाँ हीन भावना का शिकार होता है। तो शुरू में ही समझाए बच्चे को, ताकि बच्चा हीन भावना का शिकार न हो। फिर क्या है, जैसे बहुभाषिकता सीखते हैं बच्चे, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग खासियत होती है, उसके हिसाब से बच्चे को भाषा सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चा जब लैंग्वेज सीख रहा होता है, उसके सामने बहुभाषी बच्चा बन रहा होता है, समुदाय से बच्चा मदर टंग सीख के आया है, फिर स्कूल में हिंदी और इंग्लिश सीखता है, तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे मोस्ट चैलेंजेस, 3 प्रकार के चैलेंजेस आएंगे बच्चे के सामने, ठीक है। और वहाँ एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स हमें बच्चे को समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे ऐसे बच्चे भाषा को सीखें, ना कि उसको डांटे, ना कि बच्चे को हीन भावना का शिकार होने दे। तो उच्चारण में व्यतिकरण क्या होता है? सबसे पहले बच्चे में ये चैलेंज आता है उच्चारण शैली, यानी अलग अलग लैंग्वेज का जो बोलने का ढंग है, बोलने का तरीका है, जो ध्वनि सिस्टम
सिस्टम है, जो साउंड सिस्टम है, वो हर लैंग्वेज का अलग होता है। तो बच्चे को हम वहाँ ध्वनि सिस्टम के बारे में, साउंड सिस्टम के बारे में समझाए कि हरियाणवी का ये बोलने का तरीका है, हिंदी ऐसे बोली जाती है और इंग्लिश का एक्सेंट ऐसा है। तो वहाँ तो बच्चा फिर अलग अलग कैटेगरी में उन भाषाओं को रख लेगा। अगर बच्चे उसमें भूल भुलैया में फंस जाएगा, साथ ही हरियाणवी बोल रहा है, साथ ही हिंदी बोल रहा है, साथ ही इंग्लिश बोल रहा है, तो वहाँ बच्चे का जो एक्सेंट है ना, वो अगर हिंदी बोलेगा तो उसका जो एक्सेंट है वो हरियाणवी का आएगा, अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वहाँ हिंदी का भी एक्सेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को समझाए, ठीक है। अगर बच्चा मलयालम बोल रहा है या कोई भी बैकग्राउंड का, कोई भी लैंग्वेज का बच्चा है, तो वहाँ बच्चों को समझाएंगे हम और उन्हें एक्सेंट सिखाएंगे। अलग अलग भाषाओं को बोलने का अलग अलग उच्चारण शैली होती है, अलग अलग एक्सेंट होता है। तो सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में जाता है उसके सामने एक्सेंट की चैलेंज आता है, ठीक है, कि यानी अलग वर्ड को कैसे उच्चारित करे, ए कैसे बोले, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंडियन में, अंग्रेजी में ए बोलते हैं और अंग्रेज बोलते हैं, ठीक है, अब ए बोलेंगे, ठीक है। हम ए अनार स्वर व्यंजन पढ़ते हैं तो आ ई, तो हर साउंड का जो है वो अलग एक्सेंट होता है, ठीक है, अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। तो बच्चे को यहाँ समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। उच्चारण शैली के बारे में बच्चे को ज्ञान करवाए ताकि बच्चा रुचि लेकर बहुभाषिकता बने, ठीक है, यहाँ अलग अलग भाषाएं सीखे। फिर क्या है, शब्दों का लेन देन बच्चे को नहीं पता, ठीक है, वो अपने भाव और जो भावनाएं हैं, विचार है, वो बाहर निकालना चाहता है, चाहे वो कौन सी ही भाषा हो, ठीक है। हम क्या है, बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि स्कूल में आया है बच्चा तो नहीं यहाँ आपको मदर टंग नहीं बोलनी, ठीक है। तो हम बच्चे से क्या है, उम्मीदें ही यहाँ गलत रखते हैं, गलत लगा के चलते हैं, ठीक है, कि नहीं घर वाली लैंग्वेज टोक देते हैं हम तुरंत, नहीं, कि बच्चा अपने जो भावों की अभिव्यक्ति है उसके पास मदर टंग है। तो हमारा क्या है, भाषा हमें किस लिए क्यों सीखते हैं हम भाषा इसीलिए सीख रहे हैं ताकि जो मेरे विचार है, जो मेरी भावनाएं हैं, वो सामने वाले के समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो आपके समझ में आ रहे हैं। तो बच्चा है वो मदर टंग ही सीख के आया है और स्कूल में अगर अपनी उसकी भावनाएं हैं, वो टॉयलेट जाना चाहता है या वॉशरूम जाना चाहता है, तो घर की अगर लैंग्वेज बोलता है बच्चा, वहाँ हम उसको टोकते हैं और फिर बच्चा क्या है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। अब बच्चे को यहाँ क्या लगने लगता है कि नहीं, स्कूल में क्या है कि स्कूल में तो घर वाली भाषा बोलनी ही नहीं, तो वहाँ बच्चा अलग लैंग्वेज सीख रहा है, अलग उच्चारण शैली। अगर कोरिलेट करके हम चीज़ों को समझा रहे हैं तो बच्चा वहाँ अच्छे से पकड़ कर पाएगा, लेकिन नहीं, टोटली ही उस लैंग्वेज को, जो बच्चे का बेस था, उसको हम नकार रहे हैं, नहीं ये बोलनी ही नहीं है, या तो आप हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, हम प्रेशर बना रहे हैं। तो बच्चे के साथ यहाँ क्या होगा, बच्चा जब भी शब्द बोलेगा तो मिक्सिंग बोलेगा, उसमें हरियाणवी है, मलयालम है, तमिल के भी शब्द मिले होंगे। जिस भी बैकग्राउंड का बच्चा है, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड भी मिक्सिंग करके बोलेगा, ठीक है। तो बच्चे के सामने ये चैलेंज भी आता है, शब्दों का लेन देन कर लेगा आपस में, हिंदी वाले शब्द इंग्लिश में भी रख लेगा और इंग्लिश वाले हिंदी में रख लेगा, एक सेंटेंस बोलेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश के वर्ड मिक्सिंग मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, वाक्यों में कठिनाई, ठीक है। इसी तरह जैसे शब्द बोलता है, इसी तरह जब पूरा वाक्य बोलता है, ठीक है, ये उसमें भी हिंदी और इंग्लिश के जो शब्द है वो मिक्सिंग होते हैं, वर्ड में मिक्सिंग होते हैं। तो ये 3 तरह के चैलेंज आते हैं जब बच्चे को बहुभाषिक पॉलीग्लोटिज्म बनाते हैं हम, बच्चा बहुभाषी बनता है। तो यहाँ बच्चे के सामने हमने 3 प्रकार के चैलेंज पढ़े। कौन कौन सा, उच्चारण में व्यतिकरण, यानी हर लैंग्वेज में बोलने का जो तरीका है वो अलग होता है, शब्दों का लेन देन कर लेता है अपने आप ही, क्योंकि बच्चे को अपने भाव और भावनाएं बाहर निकालनी है, संप्रेषण करना है, उसे भाषा सीखने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को भूख लगी है तो वो बस बाहर बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, तो वो बच्चा यहाँ भाषा नहीं देखता कि आई एम हंग्री, ठीक है। उसे बोलना है, चाहे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। वाक्यों में कठिनाई होती है, पूरे वाक्य नहीं बोल सकता। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चा यहाँ क्या है, पूरे वर्ड भी वाक्य नहीं बोल सकता, और वाक्य बच्चे क्या, हमारी भी आदत ऐसी
बनी हुई है कि हम भी अगर 4 वाक्य, हमें 4 सेंटेंसेस दे दिए जाए तो पूर्णतः हिंदी में नहीं बोल पाते, और पूर्णतः 4 सेंटेंस अगर दे दिए जाए तो पूर्णतः इंग्लिश में भी नहीं बोल सकते। अगर हरियाणवी बोल रहे हैं तो वहाँ भी हिंदी और इंग्लिश के वर्ड मिक्सिंग होते हैं। तो ये चैलेंजेस बच्चों के ही नहीं है, आज के सिनेरियो में देखें तो हमारे पास भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बच्चे को समझा नहीं रहे, भाषा का ज्ञान नहीं दे रहे, बच्चे पर प्रेशर बना रहे हैं, नहीं ये सीखो, ये सीखो, ये काम की चीज़ है, ठीक है। लेकिन भाषा का सिर्फ इतना ही है, भाषा हमें क्यों आनी ज़रूरी है, ताकि जो हमारे जो मन के भाव है, हमारी भावनाएं हैं, आपस में इंटरेक्शन कर सके। इंटरेक्शन का माध्यम है, मीडियम है, बस इतनी सी भाषा की खासियत होती है, ना कि बच्चे को प्रेशराइज करो कि आप ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ठीक है। अगर बच्चे पे प्रेशर बना दिया जाता है तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एक इमेज के माध्यम से यहाँ मैंने दिखाया है, ठीक है। बच्चे को लगता है कि मातृभाषा बोलूँ या हिंदी बोलूँ या अंग्रेजी बोलूँ, ठीक है। बच्चे इसी चीज़ में बच्चा कंफ्यूज होके रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे को लैंग्वेज के बारे में समझाएं, ना कि बच्चे पर प्रेशर बनाएं, ठीक है। हम बनाते हैं कि अरे छोटा बच्चा है ना, शुद्ध हिंदी बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है, घर पे भी उसे फोर्स करते हैं कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बात करो। क्यों बोले बच्चा, क्यों, घर की जो नेटिव लैंग्वेज है बच्चा उसी में बात करे ना, ठीक है। वो भी तो घर की लैंग्वेज है, वो भी तो सभ्य लगती है बोलने में। क्यों लगती है, क्योंकि वो उस समुदाय की भाषा है, ठीक है, उसकी खासियत है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम बच्चे पर इंग्लिश थोपते रहे कि आप इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, तो धीरे धीरे क्या है, जो नेटिव लैंग्वेज है हमारी, जो भारतीय संस्कृति की खासियत है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। नेटिव लैंग्वेज कोई बोलेगा ही नहीं, कौन सी बोली होती है, कौन सी बोली हरियाणवी होती है, कौन सी मलयालम होती है। तो धीरे धीरे जो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उनका अस्तित्व खतरे में है, अगर हम बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, जब उसमें समझ आएगी, ठीक है, वो व्यापार करना चाहेगा, ट्रेड बिजनेस में जाना चाहेगा, तो बच्चा एज ए लैंग्वेज कोई भी भाषा आसानी से सीख लेगा बिना प्रेशर के, ठीक है। अगर बच्चे को लगेगी कि इस लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से बच्चे को समझ में आ गई, उसका कंसेप्ट विकसित हो गया, तो बच्चा वहाँ एज ए लैंग्वेज कोई भी भाषा आसानी से सीख सकता है। लेकिन जहाँ हम प्रेशर बनाएंगे वहाँ बच्चे में कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था बहुभाषिकता से जुड़ा कुछ कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, कि बच्चे को हम भाषा कैसे सिखाएं, ठीक है। नॉर्मल सिद्धांत, ऐसी रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बस याद रख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, भाषा मिश्रण का सिद्धांत, ठीक है, कि मिक्सिंग ना हो। बच्चे को हम ऐसी चीज़ें नहीं सिखाएं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को साथ साथ इंग्लिश में भी वहाँ छलांग लगवा दी कि साथ साथ नहीं ये भी पढ़ो, ये इसकी हिंदी होती है, ये इंग्लिश होती है। आजकल हम करते ही ऐसा है, और फिर बच्चे की जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है, वो मिक्स बोलता है, मिक्स शब्दों को बोलता है, तो फिर वहाँ बच्चे की कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, सिस्टम में, ध्वनि व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ देखने को मिलती है, ठीक है। भाषा मिश्रण का सिद्धांत भी सिखाना जरूरी है, अलग अलग सिखाएं, पहले कंसेप्ट में हिंदी अलग पढ़ानी है, इंग्लिश अलग पढ़ानी है, फिर बाद में उनको मिक्स कर लेंगे, तो फिर बच्चा क्या है वहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। फिर क्या है, रुचि का सिद्धांत, यानी बच्चा जिस लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है उसी लैंग्वेज में बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, ठीक है। अगर मदर टंग बोल रहा है तो उसके लिए भी बच्चे को मोटिवेट करे, ना कि नहीं घर पे ही बोलना, ये लैंग्वेज यहाँ स्कूल में नहीं बोलनी, ठीक है। तो बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है उसके हिसाब से ही बच्चे को, ठीक है, लैंग्वेज बोलने का मौका दिया जाए। क्रिया का सिद्धांत, यानी एक्टिविटी भी करवाई जाए भाषाओं के ऊपर, ठीक है, जिस भी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो भी उनकी भाषा है। फिर क्या है, स्वाभिकता का सिद्धांत, ठीक है, बच्चों में नेचुरल हमें भाषा सीखने की वोकल कॉर्ड पाई जाती है, हम खुद ही इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। स्वभाव में है कि ह्यूमन बीइंग है वो लैंग्वेज सीखेगा ही सीखेगा, क्यों, क्योंकि उसके मन में जो भाव है, विचार आते हैं, उनको कम्युनिकेट करना होता है, संप्रेषण करना होता है। तो ह्यूमन नेचर का ये स्वभाव है, स्वभाव के हिसाब से सिखाए। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, किसी को हिंदी बोलना अच्छा लगता है, किसी को पंजाबी अच्छी लगती है, किसी को तमिल अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है। तो जिस भी बच्चे को जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उसके हिसाब से बच्चे को लैंग्वेज सिखाए। फिर क्या है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत, ठीक है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत में क्या है, यहाँ ये लिखित और मौखिक से जुड़ जाता है,
ठीक है। तो किसी भी बच्चे को भाषा सिखाने से पहले कि बच्चे को बिठाओ और पहले सुनाओ कि ये भाषा ऐसे बोली जाती है, पहले टीचर बोलेगा या मम्मी पापा बोलेगा, फिर बच्चा उसकी इमिटेशन करेगा, नकल करेगा और फिर उन शब्दों को रिकैप करेगा, तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। फिर बच्चे को बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के हम वो भाषा सिखा सकते हैं, ठीक है। रेशियो और सीक्वेंस में सिखानी चाहिए कि पहले भाषा की खासियत होती है पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और फिर लिखो। जो लेखन कौशल जो स्किल होती है हमारी, 4 प्रकार की स्किल होती है, उसके हिसाब से हमें भाषा सिखानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं, ठीक है, कि कोई भी भाषा है किसकी जो उच्चारण शैली है उसके हिसाब से बोलो, लिसन करो, ठीक है। लिसन करेंगे, हाव भाव देखेंगे कि उतार चढ़ाव कहाँ हो रहा है, कहाँ हम अप्स एंड डाउन जा रहे हैं। फिर क्या है, फिर स्पीक करो कि देख के जो जिसने सामने वाले ने जो बोला है उसके हिसाब से फिर स्पीक करो। फिर वही जो बोली जाती है, जो सुनी जा रही है वो चीज़ें फिर किताब में आप पढ़ के देखो, बुक्स में पढ़ के देखो, एज ए इंग्लिश पढ़ो या हिंदी पढ़ो, फिर पढ़ के देखो और फिर उस भाषा को हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चे को हम बहुभाषी बना सकते हैं इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो हर चीज़ एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आज बहुभाषिकता के बारे में जाना, ठीक है। बहुभाषिकता क्या होती है, एक से अधिक भाषाओं को बोलना, ठीक है, बोलना और समझना। ज़रूरी नहीं है, क्या पता हमें 3 भाषाएं बोलनी आती है लेकिन चौथी भाषा है हमें समझ में आती है, ठीक है, चौथी भाषा समझ में आती है फिर भी हम बहुभाषी है, क्योंकि हमें समझ में तो आ रही है, वो बोलनी नहीं आ रही तो क्या है, हम सामने वाले के भाव और एक्सप्रेशन को समझ तो रहे हैं, ठीक है। तो भारत में ये बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि बहुभाषिकता, पॉलीग्लोटिज्म होना एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन समय समय पर क्या है, चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करके अगर हमें टीचर अच्छे मिलते हैं, पेरेंट्स अच्छे मिलते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, तो वो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, ठीक है। आगे फिर हमारे सामने ये चैलेंजेस नहीं आते, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी हम बच्चे को भाषा कैसे सिखाएं, ठीक है। हमने 6 मेथड पढ़े यहाँ, भाषा मिश्रण का सिद्धांत के बारे में बताएं, ठीक है। जो घर की लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उनको कंपैरिजन करके साथ साथ पढ़ाएं। फिर रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चे का नेचर कैसा है उसके हिसाब से होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर रेशियो एंड सीक्वेंस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। जैसे बताया, कौशल होते हैं, जो स्किल्स होते हैं कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो ये था भाषा के टॉपिक, भाषा को हमने डिटेल में यहाँ चर्चा कर ली है। कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, नोम चॉम्स्की का भाषा का सिद्धांत पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में पियाजे है, लेव वाइगोत्स्की है, उनके सिद्धांत को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चिंतन पढ़ेंगे, थॉट्स पढ़ेंगे, सवली चिंतन क्या होता है, यथार्थवादी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, क्योंकि सीटेट में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कर दीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।